आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरोन। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है और उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे उनमें अंतर निकालें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स जानने के लिए हमें सबसे पहले पैराडॉक्स की डेफिनेशन पर नजर डालेंगे। पैराडॉक्स की डेफिनेशन कहती है कि पैराडॉक्स एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड जिसका पैराडॉक्सॉन से बना है, जिसका मीनिंग है कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। अब ये क्या है कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको वास्तव में समझा कैसे जाए कि क्या पैराडॉक्स है। तो मैं बेसिक लेवल से समझाऊं तो पैराडॉक्स दो टाइप का होता है। एक होता है लॉजिकल पैराडॉक्स और एक होता है लिटरेरी पैराडॉक्स। लॉजिकल पैराडॉक्स और लिटरेरी पैराडॉक्स दो टाइप के पैराडॉक्स होते हैं। लॉजिकल पैराडॉक्स क्या होता है? A logical paradox is a contradiction that defies logic and is considered unresolvable। ध्यान देना, जो लॉजिक को डिफाइज करता है और अनरिजॉल्वेबल रहता है, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको आप लॉजिकली रिजॉल्व नहीं कर सकते, अनरिजॉल्व ही रहेगा, उसको हम पैराडॉक्स बोलेंगे, लॉजिकल पैराडॉक्स। अब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो लॉजिकली जो है रिजॉल्व नहीं हो सकता? तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं आई ऑलवेज टेल अ लाई। आई ऑलवेज टेल अ लाई। मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ, दो लोगों से पूछा, पहले लोग से पहले आप बताओ कि मैं ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो मैं दो बंदों को चुनता हूं कि भाई तुम बताओ। तो एक बंदा बोलता है कि ये आपका स्टेटमेंट सही है, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। जब मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ तो ये स्टेटमेंट सही कैसे हो गया? अब भी मुझे झूठ ही बोलनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया ये स्टेटमेंट गलत है। यानी अगर बंदे ने सही बताया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। मैं दूसरे से पूछा, हाँ भाई आप बताओ ये स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है, तो उसने बोला ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा भाई मेरा स्टेटमेंट गलत है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आई ऑलवेज टेल ए लाई, तो अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब स्टेटमेंट सही कह रहा है। कहने का मतलब अगर सही बताओगे तो ये गलत लगेगा, गलत बताओगे तो सही लगेगा। आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, अनरिजॉल्वेबल रहेगा, अनरिजॉल्वेबल। तो जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सके वो होता है लॉजिकल पैराडॉक्स, और इसको हम लिटरेचर में यूज करते हैं। तो लॉजिकल पैराडॉक्स, जहां पे लॉजिक फेल हो जाए, सिंपल भाषा में समझा जाए कि जहां पे भी लॉजिक फेल हो जाए, जहां पे भी आपको ऐसे दो सेंटेंस क्लॉज या कम टुगेदर हो, दो सेंटेंस हो, क्लॉज हो, फ्रेज हो, ऐसे दो वर्ड्स पास पास ऐसे मिल जाएंगे, लॉजिक फेल कर रहे हो। कैसे? देखो, एक अच्छा इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, थोड़ा सा स्टाइल दी जाती है वर्क को, थोड़ा सा डायलॉग्स बन जाते हैं। अब आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, फेमस डायलॉग है, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, डू मी ए फेवर दैट डोंट डू मी एनी फेवर। हाँ, थोड़ी सी। अब आप बताओ भाई, मुझे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी ने बोला कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना, क्या मुझे आप बता सकते हो कि आपने उस बंदे पे एहसान किया या नहीं किया? आपने उसको फेवर किया या नहीं किया? आप नहीं करते हो, वो कह रहा है डू मी ए फेवर, मुझ पे एक एहसान करो, दैट डोंट डू मी एनी फेवर। तो अगर आप कोई फेवर नहीं कर रहे हो तो भी आप उस पर फेवर कर रहे हो, तो आप बताओ उस पर एहसान किया या नहीं किया? ये लॉजिकली फेल, यानी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता इसको लॉजिकली। इस पर बहस छिड़ जाए, पूरी जिंदगी बैठ के बहस करते रहो, लेकिन रिजॉल्व नहीं हो सकता। बताओ आपने एहसान किया नहीं किया? किया तो कैसे किया, नहीं किया तो कैसे नहीं किया? बताओ। क्योंकि आप करते हो एहसान, तो बोल रहा है कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, ये मुझे पे एक फेवर करो, इसका मतलब वो मना कर रहा है। अगर आप नहीं करते तो उस पर डायरेक्टली फेवर कर रहे हो, मतलब उल्टा ही निकल के आता है। एक और एग्जांपल लो, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। यहाँ पे कहा गया कि मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। भाई तुम वन थिंग जब जानते हो, हाँ, तो कुछ भी कैसे नहीं? कुछ भी के बाद तो वन थिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बचती, और वन थिंग के बाद कुछ भी नहीं की पॉसिबिलिटी नहीं बचती। वन थिंग कम से कम एक चीज तो पता है, कुछ भी नहीं कह सकते ना वन थिंग के बाद। तो ये भी लॉजिकली अनरिजॉल्व है, इसलिए इसमें पैराडॉक्स है।
अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, मैंने बताया ना कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। यहाँ पे अर्न करने की बात चल रही है कि आप पैसा कमाओ, लेकिन किस तरह से, स्पेंड करके, स्पेंडिंग इट। पैसा कमाओ, अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो आप जरा बताओ कि पैसा जो है खर्च करके कैसे कोई कमा सकता है, बट इसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। मीनिंग इसका जो निकल के आता है उससे भी समझ सकते हो, अन्यथा आप इनको लॉजिकली एक एक वर्ड का नॉर्मल मीनिंग देखें। सिंपली अगर वर्ड के मीनिंग पे जाए, सेंटेंस के मीनिंग पे जाए, तो वो रिजॉल्व नहीं हो सकते, वो फेल होते हैं। इसलिए ये भी लॉजिकली फेल हो जाता है। इसका मतलब कुछ भी हो, स्पेंडिंग का मतलब ये कह रहा है कि इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाओ, वो अलग बात है, बट इसके वर्ड मीनिंग से हम ध्यान देंगे तो लॉजिकल, जहां पे लॉजिक रिजॉल्व नहीं होता उसको पैराडॉक्स कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है। लिटरेरी, हाँ इसमें लिटरेरी पैराडॉक्स मैंने बताया था, लॉजिकल पैराडॉक्स और लिटरेरी पैराडॉक्स। अब लॉजिकल पैराडॉक्स तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब लिटरेरी पैराडॉक्स क्या है? लिटरेरी पैराडॉक्स ये है कि वही पैराडॉक्स, उसी पैराडॉक्स को, लॉजिकल पैराडॉक्स को राइटर्स यूज कर लेते हैं, लेकिन वो लिटरेचर की मदद से ही सॉल्व हो सकता है। यानी अनरिजॉल्वेबल तो लगता है, अनरिजॉल्वेबल तो लगेगा, लेकिन वो लिटरेचर की हेल्प से रिजॉल्व हो जाता है। देखो, अ लिटरेरी पैराडॉक्स इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट रिजॉल्व्स, जो रिजॉल्व हो जाती है किससे? टू रिवील अ डीपर मीनिंग। उसकी गहराई में जाओगे तब रिजॉल्व होगा। तो यानी कि लिटरेचर में पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेगा, आप ऊपर ऊपर सतह से उसको देखोगे, उसके शब्दों के मीनिंग से देखोगे तो लॉजिकली फेल मिलेगा, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको डीपली जो है उसकी गहराई में जाओगे, उसके पीछे फिलॉसफी में जाओगे, या उसमें कोई अदर फिगर्स ऑफ स्पीच लगा के उसको रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, तो उसको लिटरेरी पैराडॉक्स कहा जाता है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, डेथ दाउ शाल्ट डाई। देखिए, मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डन, उनकी एक होली सोनेट 11 उन्होंने लिखी है, उसकी एक फेमस लाइन है, डेथ दाउ शाल्ट डाई। अब हम इसको दोनों तरह से देखते हैं कि ये लिटरेरी पैराडॉक्स कैसे है। लिटरेरी पैराडॉक्स इसलिए है, पहले तो ये लॉजिकली अनरिजॉल्वेबल है। अगर इसको हम बिना किसी इसके डीपर मीनिंग को समझे, अगर हम समझे, डेथ दाउ शैल्ट डाई, वो कह रहा है कि मौत, तुम भी मर जाओगी। अब इसमें आप कोई मीनिंग मत लगाओ, केवल शब्दों पे ध्यान दो। तो क्या डेथ कभी मरती है? डेथ लोगों को मारती है, डेथ कैसे मर रही? डेथ तो नहीं मर रही। तो डेथ दाउ शैल्ट डाई, तुम भी मर जाओगी, तो ये लॉजिकली अनरिजॉल्व हो गया, अनरिजॉल्व हो गया। लेकिन इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? इसको रिजॉल्व किया जाएगा इसके डीप मीनिंग से। तो पोएट कहना चाहता है कि डेथ, आदमी जब मर जाता है, जब डेथ के बाद हेवन में होता है, तो उसको डेथ का फियर नहीं रहता, यानी कि फिर उसके साथ डेथ भी मर जाती है। तो उसका कहने का मतलब डेथ से डेथ का फियर है। तो यहाँ पे जो है लिटरेरी पैराडॉक्स हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए, तो सिंपल सी ट्रिक है इसको समझने की। आप उसके, अगर आपको उसका डीप मीनिंग भी नहीं पता है, तो आप उसका सरफेस पे केवल उसके शब्दों का मीनिंग लगाइए, निकालिए और देखिए कि क्या ये रिजॉल्व हो रहा है या अनरिजॉल्वेबल। आप पाएंगे कि उसमें पैराडॉक्स है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के, लिटरेरी पैराडॉक्स के। तो ये हेमलेट की फेमस लाइन है, शेक्सपियर ने, एक प्ले है शेक्सपियर का हेमलेट, उसमें आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। हेमलेट बोलता है आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, तो वो कहता है कि मुझे काइंड बनने के लिए क्रूअल होना पड़ेगा। अब क्रूअल हो गए तो काइंड कैसे बन जाओगे? ये अनरिजॉल्वेबल है नॉर्मली, इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ये अनरिजॉल्व रहेगा। लेकिन लिटरेचर डीप मीनिंग क्या है कि वो क्लॉडियस को मार के ही वो कह रहा है कि जब तक मैं क्लॉडियस को नहीं मारूंगा, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं बनेगी, उनके लिए मैं काइंड नहीं रहूंगा। तो उस क्लॉडियस के लिए क्रूअल होना पड़ेगा, और अपने फादर जो के लिए काइंड होना है। तो यानी ये तो उसी तरह की बात हो गई कि एक सोल्जर कहता है आई किल पीपल टू सेव पीपल। अब आप नॉर्मल मीनिंग में, सरफेस का मीनिंग देखो, ये कह रहा है
स्पीकर के आई किल पीपल, मैं लोगों को मारता हूँ टू सेव पीपल, लोगों को बचाने के लिए, तो अनरिजॉल्व हो गया ना भाई। लेकिन हम समझ सकते हैं इसके डीप मीनिंग में है कि ये कोई सोल्जर है, वो कह रहा है कि मैं दुश्मन के लोगों को मारता हूँ अपने लोगों को सेव करने के लिए, तब ये रिजॉल्व हो रहा है, अदरवाइज ये रिजॉल्व नहीं हो रहा। आई किल पीपल टू सेव पीपल, मैं लोगों को मारता हूँ लोगों को बचाने के लिए। अरे तुम मारते हो या बचाते हो, क्लियर करके, इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है, अनरिजॉल्वेबल। तो ये अनरिजॉल्व है, इसलिए जो है इसमें पैराडॉक्स है। सेम यहाँ पे आइडिया जो है थॉट आया है कि आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। अब देखिए एक जूलियस सीजर की फेमस कोट है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट्स नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। इसमें दो क्लॉज दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग पैराडॉक्स है। कैसे पैराडॉक्स है देखो, सरफेस मीनिंग देखो, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम, अरे भाई कावर्ड सोचा है कोई भी हो, मैनी टाइम तो कोई नहीं मरता, हर आदमी एक ही बार मरता है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कोई भी अपनी मौत से पहले कई बार कैसे मर जाएगा, ये लॉजिकली रिजॉल्व नहीं हो रहा है, अनरिजॉल्व हो रहा है। दूसरी लाइन में कहता है द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, जब नेवर आ गया, नेवर टेस्ट, जो वेलियंट होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करते, कभी नहीं करते। जहां पे नेवर वर्ड का यूज हो गया, तो भैया नेवर वर्ड का यूज जहां पे हो गया तो वहां पे वंश की गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, जब नेवर वर्ड का यूज हो गया तो वहां पे वंश की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ये पैराडॉक्स है, और इसको लिटरेरी जो है लिटरेरी कैसे रिजॉल्व किया गया है, तो आप इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम, डाई का मतलब है फियर, वो मौत के डर से जो है डर डर के जीते हैं, तो डर डर के जीना मतलब मर मर के जीना, ये थॉट यहाँ पे आइडिया दिया गया है। और वेलियंट जो वो कभी नहीं डरते, वो केवल एक बार ही मरते हैं, वो डरते कभी नहीं, फाइनली वो मर ही जाते हैं। तो इसमें पैराडॉक्स है। जी हाँ बिल्कुल, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ की जो है फेमस कोट है ये। दी रेनबो, हाँ दी रेनबो माई हार्ट स्लीप्स अप, शायद उसी की है, चेक कर लेना। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये पैराडॉक्स का एक एग्जांपल है। क्यों पैराडॉक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसके सरफेस का मीनिंग देखे, कोई भी चाइल्ड एक मैन का फादर नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी देखा जाए तो वाकई में चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन होता है। इसको लिटरेचर की हेल्प से ही रिजॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऑप्शन में एपिग्राम करके आता है। एपिग्राम जो है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें लग के आता है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो हमने एपिग्राम पढ़ा है, ये पैराडॉक्स बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल 100% पैराडॉक्स एग्जाम्पल है, और एपिग्राम का भी एग्जाम्पल है। अगर जिस ऑप्शन में आपको एपिग्राम दिया होगा उसमें पैराडॉक्स नहीं दिया होगा, और जिसमें पैराडॉक्स दिया उसमें एपिग्राम नहीं दिया होगा। एक ही लाइन में एक से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज ना रहें बिल्कुल भी। एपिग्राम की भी आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक कुछ ऐसी कहावत होती है, इसमें पैराडॉक्सिकल आइडियाज भी होते हैं लेकिन वो ट्रुथ होती है, तो कई सारी चीजें एपिग्राम के अंदर मिलती है, तो एपिग्राम में पैराडॉक्स के भी एग्जाम्पल ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल इसका लिटरेचर में, जॉन कीट्स की एक फेमस पोएम है ओड टू ग्रेशियन, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो मेलोडीज, यानी जो मेलोडीज हर्ड हैं, जो हमने सुन रखे हैं, जो गाने, हमने गाने कह लो समझने के लिए, जो गीत हमने, जो सॉन्ग हमने सुन रखे हैं, वो तो स्वीट हैं, बट जो नहीं सुने वो स्वीटर हैं। अरे पॉसिबल कैसे है, आपके सामने दो मिठाई रख दी जाए, दो मिठाई के पीस रख दिए जाए, आपसे बोला जाए कि भाई बताओ इनमें दोनों से मीठी कौन सी है, तो आप एक को खा के बता सकती है, तो मीठी जो नहीं खाई उसको कैसे बता दो कि ज्यादा मीठी है, तो जो सुनाई नहीं आपने उसको कैसे बता दो, हाउ कैन इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, ये जो है लिटरेरी जो है लॉजिकली ये जो है फेल हो जाता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, तो लॉजिकली अनरिजॉल्व होता है जब तक कि आप इसमें लिटरेचर की मदद ना लो, इसके डीप सेंस में ना जाओ, कि वही बात हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। इसमें भी अगर आप सिंपल सरफेस मीनिंग को देखें तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि पेन जो है स्वॉर्ड से ज़्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पे सेम स्ट्रेंथ के दो लोगों को आप खड़ा कर दो, एक को तलवार पकड़ा दो, एक के हाथ में पेन पकड़ा दो,
फाइट करवाओ तो कौन सा ज़्यादा ताकतवर रहेगा? हमेशा तलवार ही ताकतवर रहेगी, पेन ताकतवर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, ये गलत लग रहा है। रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इसमें पैराडॉक्स है, लेकिन ये लिटरेरी तौर पे ही, लिटरेचर की मदद से ही इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लिटरेचर की मदद से कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि इसमें ऑथर ने एक और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है जिसको हम कहते हैं मेटोनमी। जी हाँ, मेटोनमी होता है एक वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं एसोसिएट वर्ड्स के साथ, जैसे कि पेन इज एसोसिएटेड विद द राइटर एंड स्वॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द सोल्जर। तो इसमें मेटोनमी का यूज किया गया। जी हाँ, ये एग्जांपल मेटोनमी का भी है, सेम जैसे ये एपिग्राम का भी एग्जांपल है तो ये मेटोनमी का भी एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है तो आप ऑप्शन पे ध्यान दे के लगाइएगा। ये बात तय है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, और दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे तो दोनों का ऑप्शन की तीसरा ऑप्शन भी दिया होगा, बोथ ए एंड बी या ऐसे करके। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऑप्शन से ही आपको चेक करना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे रिजॉल्व कैसे होगा? लिटरेरी रिजॉल्व ऐसे होगा कि इसका मीनिंग है ऑथर राइटर और ये स्वॉर्ड ये सोल्जर। तो जाहिर सी बात है, जो कलम की ताकत है ऑथर की, जो राइटर जो लिखता है वो ज़्यादा पावरफुल है। वो कई लोगों की लिख के कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा लिख दें जिससे कुछ लोग भड़क जाएं, लोगों के जनाक्रोश हो जाए, दंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ताकत ज़्यादा मानी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैराडॉक्स समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एंटीथीसिस पे। एन एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जक्सटापोजेस टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। जक्सटापोजेस का मतलब होता है दो पास पास में रखना, कंपेयर करना, तुलना करना दो आइडियाज को। तो टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ये क्या है? इसमें भी दो कॉन्ट्रास्ट, देखो इसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, क्रूअल काइंड, बट ये लॉजिकली अनरिजॉल्व है, मतलब रिजॉल्व नहीं हो रहे, इसमें लॉजिक फेल हो रहा है। एंटीथीसिस में भी जस्टापोज टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया सेम चीज है, बट अनलाइक पैराडॉक्स एंटीथीसिस फोकस ऑन अपोजिशन ऑफ द अपोजिंग आइडियाज। ये केवल अपोजिशन ऑफ द अपोजिंग आइडियाज पे फोकस करता है। ये लॉजिकली अनरिजॉल्व नहीं रहता, ये रिजॉल्व हो जाता है, इसमें लॉजिक फेल नहीं होता। तो आपको ये देखना है। इसके एग्जाम्पल से हम पता करेंगे। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। हेमलेट में शेक्सपियर ने पोलोनियस, एक करेक्टर है, वो कहता है अपने लार्टियस उसका सन है, जब वो जा रहा होता है तो अपने सन को वो कहता है, विदेश जा रहा होता है उसका सन, तो कहता है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। हर आदमी की बात सुनना। ईयर, ये ईयर नहीं है, ये ईयर कान वाला ईयर होगा, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। बात सभी की सुनना, लेकिन वचन किसी को मत देना। वॉइस जुबान देना, मतलब किसी को अपनी जुबान देना। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोज करता है गॉड डिस्पोज करता है। ये दो प्रपोजेस डिस्पोजेस दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हैं, जक्सटापोज कर दिए गए, पास पास रख दिए गए, लॉजिक तो कहीं फेल नहीं हो रहा, इसमें भी लॉजिक कहीं फेल नहीं हो रहा। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड दो अपोजिट आइडिया को पास पास में रख दिया गया है, लेकिन लॉजिक तो कहीं फेल। ये स्पीच के बारे में कह रहा है, साइलेंट के बारे में बात कर रहा है। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज स्वीट फ्रूट। इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार पेशेंस की बात हो रही है, ये बिटर है, और लेकिन इसका स्वीट फ्रूट कैसे है? नहीं, बिल्कुल एंटीथीसिस ये। पेशेंस जो होता है वो बेटर हो सकता है, लेकिन उस फ्रूट जो है स्वीट है। तो बिटर और स्वीट दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं जो अलग अलग चीज के लिए यूज, ये पेशेंस के लिए, ये पेशेंस के फ्रूट के लिए यूज किया गया है। तो ये एंटीथीसिस है। उम्मीद करता हूँ एंटीथीसिस क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीमोरन की। बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीमोरन में कुछ नहीं है। एन ऑक्सीमोरन इज द कंजंक्शन ऑफ टू वर्ड्स, कंजंक्शन ऑफ टू वर्ड्स, बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। दो शब्दों का मेल है वो, ऐसे शब्दों का मेल, कैसे शब्द हैं? मीनिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कैसे दो शब्द हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। हमने तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में एक चीज देखी कि ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच विरोधाभास के ऊपर हैं। पैराडॉक्स में दो विरोधाभासी आइडियाज होते हैं, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑक्सीमोरन में भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी और एंटीथीसिस में भी कॉन्ट्राडिक्टरी।
इसलिए कंफ्यूज होता है, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड्स की बात हो रही है, तो कंजंक्शन होता है मेल, दो ऐसे शब्दों का मेल जो कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो, अब आगे इसमें ये भी दिया, व्हाइल अ पैराडॉक्स इज द अपोजिशन ऑफ आइडियाज। देखो पैराडॉक्स में दो आइडियाज होते हैं, तो आइडिया जो वर्ड्स तो नहीं, तो आइडिया फ्रेज में होंगे, क्लॉज में होंगे, सेंटेंसेस में होंगे। आइडिया या थीम होगी कोई, अपोजिट पैराडॉक्स थीम होगी। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए कॉन्ट्राडिक्शन मेयरली बिटवीन वर्ड्स। ये बिल्कुल याद रखें, केवल वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन है, आइडिया में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है स्वीट सॉरो। स्वीट सॉरो, यस जी हाँ, स्वीट सॉरो ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट से। देखते हैं आगे, शायद मैंने एग्जांपल इसका कहीं लिखा हुआ। इसके अदर एग्जांपल्स देखते हैं। ओनली चॉइस, ओनली चॉइस, चॉइस का मतलब होता है आपके पास कई सारी चॉइस हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है। चॉइस के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए, तभी तो चूज करोगे। लेकिन ओनली का मतलब क्या है, जब ओनली लग गया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, फिर ओनली चॉइस, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी दुनिया, और रियलिटी का मतलब होता है रियल वर्ल्ड। अब देखो आजकल बच्चे पबजी खेलते रहते हैं, अब तो इंडियन वर्जन भी आ गया है, तो उसमें वर्चुअल वर्ल्ड होता है, एक दूसरे को बंदूक लेके बस गन फायरिंग और ये वो, वर्चुअल दुनिया में, रियल दुनिया में नहीं। रियल में वो क्या कर रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे बस अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वर्चुअल रियलिटी दोनों पास पास रख दिए। टेरिबली गुड, टेरिबली की स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। टेरिबली, टेरिबली गुड। वाइज फूल, वाइज फूल दोनों पास पास रख दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था स्वीट सॉरो, ये रोमियो जूलियट का बालकनी सीन है। बालकनी सीन ये क्वेश्चन ही बन जाता है। बालकनी सीन शेक्सपियर के किस प्ले में है, तो रोमियो एंड जूलियट में है, जिसमें जूलियट कहती है कि रोमियो से बिछड़ना इस स्वीट सॉरो, एक जो है स्वीट सॉरो है। तो ये ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करता हूँ ये कुछ प्रोडक्टिव रही होगी क्लास। धन्यवाद।